फिल्म की शुरुआत में हमें 20,000 साल पहले मोटू तानीवा नाम की जगह का एक समुद्र दिखाया जाता है, जहां समुद्र के बीच एक बहुत ही बड़ा क्रीचर था, जिसके बाद सीन प्रेजेंट समय पर मुड़ जाती है, जहां हम दो पार्टनर्स जेम्स और रेमोन को देखते हैं, जो समुद्र के अंदर उनके डीगर में लगे कैमरा की लाइव वीडियो देख रहे थे। फिर वो डीगर को चलाते हुए उसे समुद्र की गहराइयों में जाकर वहां की जगह एक्सप्लोर कर रहे होते हैं। दरअसल वो दोनों फोर्ड नाम के एक बिलियनर के साथ काम करते हैं, जो दुनिया भर के अलग अलग जगह जाकर वहाँ की खुदाई करके वहाँ से कीमती चीजें निकालते हैं। अब फोर्ड अपने कमरे से एक न्यूज रिपोर्टर सूजन को अपना इंटरव्यू दे रहा होता है, जिसमें उससे सवाल करती है कि इस बार आप समुद्र के अंदर खुदाई करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इससे ऐसा भी हो सकता है कि इस खुदाई में वो जीव जिन्हें हमने देखा भी नहीं है वो मारे जाए। जिस पर फोर्ड बचाव में कहता है कि यदि हमें ऐसे जीव मिले तो हमारे लिए वो खुदाई से भी ज्यादा कीमती होगा और उसे मारने के बारे में हम सोच भी नहीं सकते। वहीं अब जेम्स और रेमोन को समुद्र के अंदर एक वोल्केनो दिखाई देता है और वहीं उन्हें पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स भी मिलते हैं, जिसे रेमोन कलेक्ट करना चाहती थी, लेकिन जेम्स उसे चेतावनी देता है कि हमें अभी किसी भी चीज को लेने की परमिशन नहीं है। पर रेमोन नहीं सुनती और वो सैंपल्स कलेक्ट करने लगती है। पर तभी उनका डीगर किसी बहुत ही बड़े और भयानक चीज से टकराकर बंद हो जाता है, जिससे वो दोनों घबरा जाते हैं। अब फोर्ड भी अपने मोबाइल जिसमें वो लाइव इंटरव्यू दे रहा था उसे जेम्स और रेमन के पास लेकर आता है, ताकि वो न्यूज पर अपने डीगर की वीडियो दिखा सके। लेकिन वो दोनों उससे कहते हैं कि हम वो वीडियो नहीं दिखा सकते क्योंकि डीगर को किसी चीज ने बर्बाद कर दिया है। जिस पर फोर्ड को कैमरा बंद करना पड़ता है, जिसके बाद अब वो अपना सारा सामान बांधकर समुद्र में जाने की तैयारी करने लगता है। फिर सभी अब जहाज के पास आते हैं, लेकिन वहाँ फोर्ड से मिलने एक फीमेल सैरा आई होती है, जो इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी से थी। वो फोर्ड से कहती है कि मैं यहाँ ये जानने आई हूँ कि आप अपनी खुदाई के काम में गवर्नमेंट गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं कि नहीं। यदि आप नहीं करते हैं तो आपको फाइन लगेगा। जिस पर फिर फोर्ड कहता है कि मैं फाइन भरने के लिए तैयार हूँ, लेकिन सैरा कहती है कि मुझे आपके साथ इस सफर पर जाकर जानकारी निकालनी है। जिस पर फिर फोर्ड उसे भी अपने साथ ले लेता है। अब सभी नाव की मदद से उस जहाज तक पहुंच जाते हैं, जहां उनका डीगर खराब हुआ था, लेकिन उन्हें डीगर कहीं दिखाई ही नहीं देता। इसलिए वो 3D एनहांस सोनार स्कैन का प्रयोग करके समुद्र तल में देखते हैं, जहां उन्हें ये पता चलता है कि समुद्र के नीचे वोल्केनो के तीसरे हिस्से पर बहुत ज्यादा इरोजन हुआ है, जिससे तीसरा हिस्सा निकल चुका है। उन्हें लग रहा होता है कि ये किसी दूसरे देश ने किया होगा, इसलिए वो एक छोटी सबमरीन की मदद से समुद्र में उतर जाते हैं, जहां वो समुद्र की 4000 मीटर अंदर तक पहुंच जाते हैं। लेकिन उन्हें वहां भी डीगर दिखाई नहीं देता, पर उन्हें वहां वो वोल्केनो दिखाई देता है जो अब भी जीवित है, यानी कि उसमें से लावा निकल सकता है। अब वहीं फोर्ड सबमरीन के बाहर की लाइट्स ऑन कर देता है, पर उसके ऐसा करते ही उनकी सबमरीन पर कोई बहुत ही भयानक क्रीचर हमला कर देता है, जिससे सभी एकदम से डर जाते हैं। जिसके बाद वो क्रीचर अब समुद्र की सतह पर आ जाता है, जो बहुत ही विशाल स्टारफिश जैसा दिखाई दे रहा था, और उसी क्रीचर के ऊपर उनकी सबमरीन होती है, इसलिए वो ऊपर आकर उसे देखने लगते हैं। लेकिन सबमरीन उस क्रीचर के ऊपर होने के कारण अब वो वहां से हिल भी नहीं पा रहे थे। सैरा अब कहती है कि मैंने ऐसे बड़े क्रीचर के बारे में पढ़ा है जिन्हें काइजू कहा जाता है, जो वोल्केनो के लावा से जन्म लेते हैं। इसके बाद वो नाव जिसमें फोर्ड और बाकी आए थे उस पर काइजू का हमला होने ही वाला होता है कि तभी वो कैसे तो समुद्र की लहर से होते हुए उसके हमले से बच जाते हैं। फोर्ड अब रेडियो से नेवी मिलिट्री के जनरल हॉर्न से संपर्क करने की कोशिश करता है, पर रेडियो पर एक ऑफिसर होता है। फोर्ड फिर उसे बताता है कि समुद्र में एक बहुत ही बड़ा काइजू आ गया है, जो कभी भी जमीन पर आकर तबाही मचा सकता है। जिसके बाद वो ऑफिसर हॉर्न को सारी बात बता देता है, और ये सुनकर वो हमले की तैयारी शुरू करने को कहते हैं। इधर रेमन कहती है कि हमारे सबमरीन में थोड़ा पानी भर गया है, जो सुनकर अब सभी घबरा जाते हैं। जिसके बाद फोर्ड और सैरा सबमरीन के ऊपर आकर देखते हैं, जहां कुछ फाइटर प्लेन आकर काइजू पर हमला कर देते हैं, और हमले के कारण उसके शरीर से खून के बजाय लावा निकलने लगता है, जिससे सभी एकदम परेशान हो जाते हैं। और लावा निकलने के कारण सबमरीन में बहुत ही ज्यादा गर्मी पैदा होने लगती है। फोर्ड अब फिर
फिर से संपर्क करके कहता है कि हम काइजू के ऊपर ही है, इसलिए हमला बंद कर दो वरना हम भी मारे जाएंगे। पर उसे जवाब में मिलता है कि जितना जल्दी हो सके वहाँ से हट जाओ। अब ये सुनकर सभी और परेशान हो जाते हैं। इस पर फिर फोर्ड कहता है कि जो पानी सबमरीन में है उसे बाहर निकालो, जिस पर फिर सभी ऐसा ही करते हैं और उनके ऐसा करते ही पानी के कारण सबमरीन फिसलकर काइजू के ऊपर से हट जाती है और फिर काइजू पर फिर से हमला शुरू हो जाता है। लेकिन उसके शरीर में आर्मर लगे थे, इसलिए उसे कुछ भी नहीं हो रहा था, बल्कि उसके घाव भी जल्दी भरते जा रहे थे। अब सबमरीन काइजू से बचकर उससे दूर आ जाती है, जहां फोर्ड फिर से अपने डिगर को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन अब भी उसे वो नहीं मिलता, इसलिए वो सभी सरफेस पर आ जाते हैं। और अब फोर्ड हॉर्न से संपर्क करके कहता है कि इस काइजू को मारने की जिम्मेदारी हमें दे दो, हमारे पास उसे मारने के हथियार भी है। लेकिन हॉर्न गुस्से में उन्हें जवाब देता है कि जरूर वो काइजू भी तुम्हारी वजह से आया होगा और यदि ऐसा रहा तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। आप सभी नाव पर बैठकर ये सोचने लगते हैं कि वो काइजू को कैसे मार सकते हैं, जिस पर रेमन कहती है कि जब ये जीव इतना बड़ा है तो उसे खाने के लिए भी बहुत ही ज्यादा लावे की जरूरत पड़ती होगी और शायद ये अभी उसी ओर जा रहा है, क्योंकि यहाँ से सबसे नजदीक एक ज्वालामुखी है जो बहुत ही विशाल है और यदि वो फट गया तो पूरे शहर को अपनी चपेट में ले लेगा। इस पर फिर फोर्ड सैरा से कहता है कि तुमने इसके बारे में पढ़ा है तो इसे मारने का तरीका भी तुम्हें पता होगा, जिस पर वो कहती है कि स्कूल में हमारी एक टीचर रहना हमें इसके बारे में पढ़ाती थी, पर मुझे इस पर कभी यकीन नहीं हुआ कि काइजू जैसा क्रीचर होते भी है, इसलिए मैंने उनकी बहुत बार कंप्लेन की, जिससे वो डिप्रेस्ड हो गई और उन्होंने स्कूल भी छोड़ दिया और अब वो एक पहाड़ में अकेली जिंदगी गुजार रही है, जिन्हें जरूर इसे मारने के बारे में पता होगा। इसके बाद फिर फोर्ड अपना हेलीकॉप्टर वहाँ मंगवाता है और सभी फोर्ड के घर की तरफ निकल जाते हैं, पर वो सैरा से कहता है कि तुम हेलीकॉप्टर लेकर जाओ और शाम तक रेना को यहाँ लेकर आना, जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। अब देखते देखते सैरा रेना के घर पहुँच जाती है और उन्हें काइजू के बारे में बताती है, जिस पर वो उसे एक स्केच दिखाकर पूछती है कि क्या वो ऐसा दिखता है, जिस पर सैरा हाँ में जवाब देती है। जिसके बाद रेना सैरा को एक शॉकिंग जानकारी देती है कि ये काइजू सबसे खतरनाक है, इन्हें किसी भी हथियार से नहीं मारा जा सकता, इनफैक्ट तुम उसे जितना मारोगे वो उतना ही शक्तिशाली बनेगा, उसे सिर्फ लिविंग माउंटेन मार सकता है जो एक बहुत ही बड़ा क्रीचर है। इस पर फिर सैरा सवाल करती है कि यदि लिविंग माउंटेन हमें ही मारने लगा तो, पर रेना जवाब देती है कि वो ज्यादातर राक्षस होते हैं और यदि हमारी किस्मत अच्छी हुई तो वो उस काइजू को मारकर हमारी रक्षा करेंगे और वही लिविंग माउंटेन हमें मॉन्स्टर आइलैंड पहाड़ी जगह पर मिलेगा, पर वो अभी सोया हुआ है और वहीं उसे जगाने के लिए हमें काइजू का खून उसकी आंख में डालना होगा। इधर दूसरी तरफ फोर्ड एक ड्रोन जो पानी में भी चल सकता है उसे काइजू के पास भेजता है, जहां उसका हैवानियत शक्ल दिखाई देता है जो काइजू का सबसे कमजोर हिस्सा था, लेकिन वहाँ उसके खतरनाक दांत भी थे और उन्हें ये भी पता चलता है कि वो मेल नहीं बल्कि एक फीमेल काइजू है। इसके बाद फोर्ड फिर एक योजना बनाता है कि अगर काइजू ज्वालामुखी लावा खाते हैं तो इसके शरीर में सल्फर डाइऑक्साइड और मैग्नीशियम सल्फर के पोटेंशियल विस्फोटक मिक्स होंगे। हमें ऐसे कंपाउंड्स को मिलाना है जिससे हम उसके शरीर में डाल दे, जिससे वो अपने अंदर ही विस्फोट हो जाए। सभी को अब ये योजना पसंद आती है और वो फोर्ड हॉर्न को फोन करके बताता है कि हमें उसे मारने का तरीका मिल गया है, जिसके लिए हमें आपकी परमिशन चाहिए और यदि हम उसे नहीं मारेंगे तो बहुत ज्यादा तबाही मच सकता है। पर हॉर्न उसे कहता है कि ये काम मिलिट्री पर छोड़ दो, यदि तुमने कोई कदम उठाया तो हम तुम्हारे विरुद्ध कदम उठा सकते हैं, जिस पर फोर्ड कुछ कह नहीं पाता। पर अब वो जेम्स से कहकर एक कॉर्डोन का बंदोबस्त करवाता है और उसमें केमिकल डालकर समुद्र में काइजू के पास भेज देता है। पर इसके बारे में हॉर्न को भी मालूम हो जाता है, इसलिए वो सोल्जर को फोर्ड के घर भेजता है ताकि सभी को पकड़ा जा सके। वहीं इधर जेम्स ड्रोन को काइजू की तरफ भेजता है, लेकिन तभी वहाँ सोल्जर्स पहुंच जाते हैं। पर समय रहते जेम्स ड्रोन को काइजू के मुंह में डालने में सफल हो जाता है और अब सोल्जर्स सभी को पकड़कर अपनी गाड़ी में बिठाकर ले जाने लगते हैं। वहीं अब उस केमिकल रिएक्शन से काइजू बुरी तरह से मारी जाती है, लेकिन उसके शरीर से बहुत सारे
सारे अंडे निकलने लगते हैं जो पूरे शहर में फैल जाते हैं। अब ऑन फोर्ड को फोन करके चिल्लाता है कि तुमने ये क्या किया, काइजू तो मर गई लेकिन अब उसके अंडे पूरे शहर में फैल रहे हैं जिसमें से अब ड्रैगन्स निकल रहे हैं। और तभी फिर उनकी गाड़ी के सामने एक बहुत बड़ा अंडा आकर गिरता है और उस अंडे से एक ड्रैगन निकलकर एक सोल्जर को मार देता है, जिसके बाद अब सभी अपनी जान बचाते हुए वहां से भागने लगते हैं। फिर एक फीमेल सोल्जर सभी को टनल में छुपने को कहकर एक ड्रैगन को शूट करने लगती है, लेकिन वो उसे अपनी अग्नि से भस्म कर देता है। अब भागते हुए वो टनल के अंदर आ जाते हैं, लेकिन अब ड्रैगन भी वहां पहुंच जाता है और अब अपनी मुंह से आग उगलने लगता है और दुर्भाग्य से उसकी चपेट में जेम्स आ जाता है, जिससे उसकी वहीं मृत्यु हो जाती है। पर फोर्ड और रेमन के पास दुखी होने का समय नहीं होता, इसलिए वो वहां से भागने लगते हैं। और अब सारा फोर्ड को फोन करके कहती है कि मुझे काइजू को मारने का तरीका मिल गया है, इसलिए वो हेलीकॉप्टर लेकर फोर्ड के पास आती है। फोर्ड अब रेना से कहता है कि क्या ये प्लान सच में काम करेगा कि लिविंग माउंटेन उसे मार देगा, जिस पर रेना कहती है कि वो प्राचीन समय से इंसानों की रक्षा करते हुए आए हैं और हमारे पास वही आखिरी रास्ता है, पर इसके लिए हमें सबसे पहले काइजू का खून चाहिए। दूसरी तरफ सारे ड्रैगन्स उसी ज्वालामुखी की तरफ बढ़ रहे थे जिसके फटने से शहर बर्बाद हो जाएगा, इसलिए मिलिट्री हेलीकॉप्टर उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन ड्रैगन सभी हेलीकॉप्टर्स के एक एक करके चीथड़े कर देते हैं, जिसके बाद वो ड्रैगन्स उस ज्वालामुखी को खोदने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ फोर्ड और बाकी एक अंडे के पास आते हैं जिसमें से वो खून ले सके। वो सभी अब उस अंडे को हेलीकॉप्टर से लटकाकर मॉन्स्टर आइलैंड के लिए निकल जाते हैं, पर रास्ते में रेमन सवाल करती है कि हम इसमें से खून कैसे निकालेंगे, जिस पर सारा कहती है कि हमें पहले इसे ज्वालामुखी से गर्म करना होगा, जिसके बाद हम उसे समुद्र के पानी में डाल देंगे जिससे वो क्रैक हो जाएगा, जिसके बाद हम उस अंडे को लिविंग माउंटेन की आंख में डाल देंगे। इसलिए अब सभी ऐसा ही करते हैं और वो अंडे को गर्मी देने के बाद उसे समुद्र में डाल देते हैं, लेकिन ऐसा करते ही अंडा टूट जाता है और उसमें से ड्रैगन बाहर आ जाता है और देखते ही देखते वो हेलीकॉप्टर पर हमला कर देता है, जिससे वो समुद्र में गिरने लगते हैं। लेकिन सही समय पर सभी समुद्र में कूदकर बच जाते हैं और जब पायलट समुद्र से बाहर आने ही वाला होता है कि ड्रैगन उसे जलाकर मार देता है, इसलिए सभी वहां से भागकर एक जगह छिप जाते हैं। इसके बाद फिर सारा कहती है कि हमें कैसे भी करके इसका खून लेना होगा, इसलिए सभी बाहर आकर ड्रैगन का ध्यान अपनी तरफ करते हैं और भागकर एक गुफा में आकर छिपने की कोशिश करते हैं। पर जैसे ही ड्रैगन अपना लावा उनकी तरफ फेंकता है तो वो लावा एक होल में गिर जाता है, जहां से देखते ही देखते एक रोशनी निकलने लगती है, मानो वो लिविंग माउंटेन की आंख हो और ड्रैगन के लावा में उसका खून होने के कारण वो मानो जाग रहा हो। तभी फिर देखते ही देखते वहां की दीवारें हिलने लगती है और फिर बहुत ही तेज आवाजें आने लगती है, इसलिए सभी वहां से भागने लगते हैं। लेकिन फोर्ड के ऊपर कुछ पत्थर गिर जाते हैं जिससे वो घायल हो जाता है और अब देखते ही देखते वहां लिविंग माउंटेन क्रीचर आ जाता है जो एक पहाड़ जैसा विशाल था। पर तभी उनके सामने एक ड्रैगन भी आ जाता है, लेकिन पीछे से लिविंग माउंटेन आकर उसे अपने पैरों से कुचल देता है। अब सभी फोर्ड को उठाते हैं और वहीं लिविंग माउंटेन सारे ड्रैगन्स को अपनी शक्तियों से खत्म करते जाता है। दूसरी तरफ सुजैन समुद्र में पड़े मृत काइजू की न्यूज कवर कर रही होती है कि तभी वो काइजू जीवित होकर वहां से उड़ते हुए लिविंग माउंटेन के पास आ जाती है और उसे देखते ही देखते धर लेती है, जिसके सामने लिविंग माउंटेन कमजोर पड़ने लगता है। जिस पर फिर रेना कहती है कि यदि हम फिर से काइजू के खून को लिविंग माउंटेन की आंख पर लगाएंगे तो शायद उसकी शक्ति दुगनी हो जाए, इसलिए सभी एक ज्वालामुखी ग्लास को एक तीर में लगा देते हैं और एक मिनट ड्रैगन के पास आकर तीर से उसका खून निकालते हैं, जिसके बाद फोर्ड उस तीर को कमान में लगाकर लिविंग माउंटेन की आंख पर मारता है, जिससे अब वो और भी शक्तिशाली बन जाता है और देखते ही देखते वहाँ एक भयानक विस्फोट होता है। पर उस विस्फोट में काइजू और लिविंग माउंटेन दोनों की भी मृत्यु हो जाती है और फिर वहाँ पर लिविंग माउंटेन का एक बहुत ही बड़ा अंडा दिखाई देता है, जिससे ये पता चलता है कि लिविंग माउंटेन भी एक फीमेल थी, जिसे देखकर फोर्ड कहता है कि जैसे इसने हमारी रक्षा की वैसे ही हमें इसकी करनी होगी और वहीं हमें अगले हमले के लिए भी तैयार रहना होगा, क्योंकि यहाँ और भी काइजू जैसे क्रीचर्स हो सकते हैं। और ये कहते हुए ही ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है।
अब अगर मूवी की बात करें तो ये काफी लो बजट की मूवी थी। ऐसा लगता था कि जैसे प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स ने मूवी क्रिएटर्स को कुछ पैसे ही नहीं दिए इसकी सीजीआई को इम्प्रूव करने के लिए। वहीं अगर इसमें थोड़ा और खर्चा किया जाता और उसके सीजीआई को इम्प्रूव किया जाता तो ये शायद मूवी अच्छी बनी थी। वहीं आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे जरूर कमेंट करके बताएं। और आज की वीडियो में इतना ही। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।